तो मैं आज आपको नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैसा कि अभी पेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो गए, मैं जब हम लोगों ने ये सेशन स्टार्ट किए थे तो अराउंड मेरे ख्याल से कुछ 60 to 80 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया और अराउंड मेरे हिसाब से मोर देन 50% स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया है। उसी तरह आप आगे के पास आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, आगे आपको क्या प्रोसेस करना है, वो एक मैं पीपीटी से, एक शॉर्ट पीपीटी से मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको 1 से 2-3 दिन में कल भी एक सेशन लूंगा, हो सकता है कि नेक्स्ट डे भी एक सेशन में कंडक्ट करूं मैं, क्योंकि इसमें जो बातें आप लोगों को समझानी है मुझे वो आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझ में आनी है। तो अभी मैं आपको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कर लिए हैं उनको आगे आने वाले टाइम में क्या प्रोसेस करना है, मैं अभी आपको ये चीज दिखाता हूँ। प्रोसीजर्स आफ्टर पेट रिजल्ट, आपका पेट रिजल्ट लगने के बाद आप लोगों को आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, कहाँ तक के कंप्लीट करना है, क्या क्या चीजों को आपको फॉलो करना है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड पेट एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट्स ने पेट क्वालिफाइड किया है, मेरी तरफ से मैं उन्हें सभी स्टूडेंट्स को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ। और अब हम देखते हैं कि किस तरह हमारा प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जैसा कि हमने इस चीज को देख लिया है कि आप लोगों ने पेट एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये अभी तक अगर मार्क्स नहीं दिख रही है तो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस यही है कि आपको सिर्फ क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड, यही दो ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको नहीं दिखती है। अब क्वालिफाइड होने के बाद मैं आपको एक डिटेल में प्रोसेस दिखाऊंगा, एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेस होगा, आपके रिसर्च सेंटर में प्रोसेस क्या होगा और आपको किस तरह इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिजल्ट लगने के बाद अब जो यूनिवर्सिटी नेक्स्ट प्रोसेस करेगी, जब जो कैंडिडेट, जैसा कि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी रिसर्च सेंटर आपका सिलेक्ट किया था, उस रिसर्च सेंटर पे यूनिवर्सिटी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट भेजेगी। अब ये प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया होगा मेरे हिसाब से। तो जो रिसर्च सेंटर में जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड किया है वो कैंडिडेट की लिस्ट वो कंसर्निंग रिसर्च सेंटर के पास आएगी। और रिसर्च सेंटर के आने के बाद अब यहाँ पे रिसर्च सेंटर का जो हेड होता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो गया या डायरेक्टर हो गया, जो भी कॉलेज का हो गया, चाहे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो गया, चाहे रिसर्च सेंटर हो गया एफिलिएटेड कॉलेज में, वो लोग अब यहाँ से इंटरव्यू का इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करेंगे। अब एग्जैक्टली इंटरव्यू एट रिस्पेक्टिव रिसर्च सेंटर, जो भी आप लोगों ने रिसर्च सेंटर चूज किया हुआ है आपको वहीं पर इंटरव्यू देना है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि सर हमारा इंटरव्यू कहाँ पर होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वक्त तो कोई भी आपने कॉलेज सिलेक्ट कर ली, इवन कुछ स्टूडेंट्स वो सेंटर भी भूल गए, तो आपने जो फॉर्म फिल किया है वो उस पर आपको अच्छी तरीके से देखना है आपने कौन सा रिसर्च सेंटर चूज किया था। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी रिसर्च सेंटर पे आपका प्रेजेंटेशन होगा। आप कोई रिसर्च सेंटर का, अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा प्रोसेस नहीं दिया है कि आप रिसर्च सेंटर चेंज कर सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। इसीलिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने जो रिसर्च सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है वहीं पर आपका प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज डिसाइडेड। उसी तरह जो प्रोसेस है, योर selected research center will arrange interview to discuss your research interest or presentation before a duly constituted department research committee DRC। अभी आप लोगों के सामने अभी एग्जैक्टली जो रिसर्च सेंटर है, मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी लिस्ट भेजेगी क्वालिफाइड कैंडिडेट को। सपोज किसी ने पूना कॉलेज लिया है, एमएसजी कॉलेज लिया है, केटीएचएम कॉलेज लिया है, तो उस कॉलेज ने जो रिसर्च सेंटर को सिलेक्ट करके जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन किए हैं उनकी लिस्ट उस रिसर्च सेंटर पर आएगी। और रिसर्च सेंटर पर आने के बाद रिसर्च सेंटर पे लिस्ट आने के बाद जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, हेड ऑफ द रिसर्च सेंटर होगा, वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका जो डेट ऑफ रिजल्ट आपका जो आया हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर आपके लिए वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए लगाएगा। एग्जैक्टली ये जो 30 डेज है वो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है, लेकिन ये आगे पीछे होते रहते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो कभी कभी वो डिले भी होता है, लेकिन एज पर गाइडलाइंस है द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एट द रिस्पेक्टिव रिसर्च सेंटर्स विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। आपका जिस डेट को आपका रिजल्ट लग गया है वहां से विद इन 30 डेज
आपका कंसर्निंग रिसर्च सेंटर आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह जो डीआरसी आपका होता है जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको किसके सामने फेस करना है। सबसे पहले जो है चेयरमैन होता है डीआरसी का, जो कॉलेज जो रिसर्च सेंटर है, जो आपने रिसर्च सेंटर चूज किया उसका जो प्रिंसिपल होता है या डायरेक्टर होता है, दैट विल बी अ चेयरमैन फॉर द कमिटी। डीआरसी के लिए जो है वो चेयरमैन होता है। उसी तरह जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले जो एक होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट नंबर 1। सब्जेक्ट एक्सपर्ट नंबर 1 में जो है वो कंसर्निंग कॉलेज के जो डिपार्टमेंट होता है उसका एचओडी होता है। सपोज अगर आपने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किए हुए तो जो रिसर्च सेंटर में अप्लाई किए वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो एक एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट 2 आउटसाइड कॉलेज, जो कॉलेज को छोड़कर किसी अदर एफिलिएटेड कॉलेज का, किसी अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, लेकिन सेम सब्जेक्ट का। अगर आपने केमिस्ट्री चूज किया तो कोई भी जो सब्जेक्ट ऐसा टीचर जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिसर्च गाइड है तो वो एज एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो आपके पास है, वहां पे इंटरव्यू के लिए रहेगा। उसी तरह जो नॉमिनी होती है जो वाइस चांसलर सेंड करता है, एक नॉमिनी होता है जनरल कैटेगरी के लिए, एक नॉमिनी होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो नॉमिनी होने का रीजन ये होता है जैसा कि आपने जब एप्लीकेशन प्रोसेस किया हुआ है तो उस एप्लीकेशन में क्लियरली आपने मेंशन किया है कि आपने ओबीसी के लिए अप्लाई किया, एससी के लिए अप्लाई किया, एसटी के लिए या जनरल कैटेगरी का अप्लाई किया हुआ है। इसीलिए वाइस चांसलर भी एक जनरल ओपन कैंडिडेट्स के लिए एक नॉमिनी भेजता है और उसी तरह जो है वाइस चांसलर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी एक नॉमिनी भेजता है। इसके अलावा ये तो कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी होती है, इसके अलावा जितने भी उस सब्जेक्ट के रिसर्च गाइड होंगे वो भी आपके प्रेजेंटेशन में शामिल होंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूटेड हो गया, एक सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, एक्सपर्ट नंबर 1 और 2 हो गया। उसके अलावा जो भी रिसर्च गाइड उस सेंटर में है, चाहे वो 2 है 4 है, वो भी ऐसे मेंबर वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आपका प्रेजेंटेशन वहां पे चेक करते हैं। एक ये पार्ट हो गया। उसी तरह जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेजेंटेशन में क्या चीज होती है और प्रेजेंटेशन में वो चीज क्या चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये वेदर द कैंडिडेट possesses the competence for the proposed research work। आप जो वहां पे प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, आपका जो कमिटी हो जो फ्रेम है वो चेक करेगा वेदर यू आर कॉम्पिटेंट फॉर दैट रिसर्च प्रपोज्ड वर्क और नॉट। आप जो रिसर्च प्रपोजल वहां पे प्रेजेंट करोगे उसके लिए आप कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। एक ये पार्ट। सेकंड पार्ट वो ये चेक करते हैं वेदर that topic is suitable to the college or not as per the available infrastructure। जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है वो कॉलेज को रिसर्च सेंटर में वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे अगर बाय चांस ज्योग्राफी में हो गया या साइंस का कोई वैसा एक सब्जेक्ट हो गया, आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज किया हुआ है जिसको बहुत सारे लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स लगते हैं, अगर वो कॉलेज में अवेलेबल नहीं है तो वो आपके टाइटल को वो अलाउ नहीं करेंगे। अदरवाइज से ये चेकिंग की जाती है कि जो टॉपिक कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहा है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में या रिसर्च सेंटर में अवेलेबल है कि नहीं है। उसी तरह जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज चेक की जाएगी दैट इज कंट्रीब्यूशन टू द न्यू नॉलेज और एडिशनल नॉलेज। आपका टॉपिक यूनिक है कि नहीं है ये भी वेरीफाई किया जाए। तो इंटरव्यू में 3 चीज चेक की जाएगी, जो आप टॉपिक चूज कर रहे हैं उसकी कॉम्पिटेंसी आप में है कि नहीं है, आपने जो टॉपिक चूज किया हुआ रिसर्च सेंटर उसके लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, और उसी तरह कंट्रीब्यूशन टू द न्यू नॉलेज, आपने जो टॉपिक चूज किया हुआ है वो कुछ नया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए हुए वो दोबारा फिर से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले एक जो लास्ट पेड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स ने प्रेजेंटेशन किए थे, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रेजेंटेशन करने के बाद उनके टॉपिक को रिजेक्ट कर दिया गया। इवन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि रिसर्च सेंटर ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जब प्रपोजल यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो एक सेपरेट कमेटी बनाती है। वहां पे एक कमेटी, रिसर्च कमेटी सेपरेट होती है, वो कमेटी के सामने जब प्रपोजल जाता है तो वो कमेटी रिजेक्ट कर दी। मतलब पहले हो जाता था कि बहुत सारे डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च वर्क हो जाते थे, लेकिन अब पुणे यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है कि कोई भी रिपीटेशन ऑफ रिसर्च वर्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे दैट मस्ट बी यूनिक, वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से बहुत सारे काम किए हुए और उसी के ऊपर दोबारा हम फिर से काम कर रहे हैं।
अब the research center shall submit the report of the committee with regard to the interviews to PG admission section or SPPU within a period of not more than 2 days. जब भी आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है जो भी वहाँ पे जो आपका जो रिपोर्ट रहेगा वो रिसर्च कंसर्निंग रिसर्च सेंटर पुणे यूनिवर्सिटी के पीजी सेक्शन में वो डिटेल्स आपकी सबमिट कर देगा कि इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर्ड हुए और उनके प्रेजेंटेशन कंडक्ट किए गए। अब एलोकेशन ऑफ रिसर्च गाइड, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कहा कि जब आप प्रेजेंटेशन करोगे तो उस वक्त रिसर्च गाइड भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी रिसर्च सेंटर पे एक ओबीसी के एक कैंडिडेट है। अब अगर 10 कैंडिडेट वहां पर ऑलरेडी ओबीसी के आए हुए हैं तो 10 कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन होगा। अगर एक गाइड के पास सिर्फ एक ही सीट वैकेंट है तो वो एक कैंडिडेट जो कमेटी वहां पे बैठी हुई है वो डिसाइड करेगी कि जो रिसर्च गाइड है उसको कौन सा कैंडिडेट असाइन किया जाए, अलॉट किया जाए। इसीलिए जो इंटरव्यू में ही सारी चीजें वो डिसाइड की जाती है। तो सिलेक्शन ऑफ जो जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्कॉलर्स पर सुपरवाइजर, जितने भी जैसे अगर एक रिसर्च सेंटर में सपोज 5 ओबीसी है, 2 एससी है, 1 एसटी है, 5 ओपन है, ऐसे ओवरऑल सपोज 10 कैंडिडेट्स होते हैं तो वो रिजर्वेशन वाइज जैसा कि जनरल के 5 कैंडिडेट्स, रिजर्वेशन से 5 कैंडिडेट्स, ऐसे वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट होने के बाद जो रिसर्च गाइड्स होते हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को वो अलॉट करते हैं। उसी तरह अवेलेबल स्पेशलाइजेशन, अगर बाय चांस जैसे कि हम बात करें, जैसे अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे, अगर कोई मार्केटिंग स्पेशल है, अगर कोई टीचर वहां मार्केटिंग का गाइड पहले से अवेलेबल है तो वो उसको चूज करेगा। उसीलिए हर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के अंदर भी सब स्पेशलाइजेशन होती है। तो वो टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी ने काम किया हुआ है तो वो गाइड क्या करता है, अपने कैंडिडेट को वहां पे उस तरह सिलेक्ट कर लेता है। मतलब आपका रिसर्च इंटरेस्ट और आपका रिजर्वेशन पॉलिसी और अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट, ये डिपेंड करता है आपको वहां पे कितने सीट अवेलेबल है और आपको वहां पे गाइड का अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। उसी तरह जो रिसर्च प्रपोजल है, एग्जैक्टली जो आपको प्रेजेंटेशन करना है उसमें तो ये पार्ट होता है कि ब्रीफली आपका सिर्फ यहाँ पे यानी एज पर मैं आपको यूनिवर्सिटी रूल्स दिखा रहा हूँ कि आपको जब प्रेजेंटेशन करना है तो प्रेजेंटेशन करने के बाद आपको सिर्फ आपका रिसर्च इंटरेस्ट बताना है, फिर आपको बाद में प्रपोजल बनना होता है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो मैं अभी तक के जितने भी मैंने पेड एग्जामिनेशन को ऑब्जर्व किया हूँ तो प्रेजेंटेशन में ही रिसर्च एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन में सिर्फ आपको रिसर्च एरिया, रिसर्च इंटरेस्ट ही दिखा जाता है। लेकिन अब मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि गाइड ज्यादातर ये कहते हैं डायरेक्टली रिसर्च प्रपोजल को ही प्रेजेंट कर दिया जाए। इसीलिए ये जो सामने आपके फॉर्मेट आपको दिख रहा है इसी का आपको प्रेजेंटेशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको फॉर्मेट सामने दिखा रहा हूँ ये गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी के जो लेटेस्ट पीएचडी रूल्स हैं उसमें से आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको जब पीपीटी बनाएंगे, आप जो प्रेजेंटेशन करेंगे इंटरव्यू में, आपको इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले हो गया रैशनल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं व्हाई दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप जो टॉपिक सिलेक्ट किए हुए वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यूनिक क्यों है। फिर उसके बाद ये हो गया सर्वे ऑफ वर्क डन इन द रिसर्च एरिया एंड द नीड ऑफ फॉर द मोर द रिसर्च। आपका टॉपिक यूनिक क्यों है इसको डिफाइन करने के लिए आपको प्रीवियस स्टडीज बतानी पड़ेंगी। आपको ये बताना है कि आपका नया काम क्यों है तो इसका आपको सपोर्टिंग देना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इससे पहले सो रिसर्चर ने ये काम किया हुआ है, सो रिसर्चर्स ने ये वर्क किया हुआ है और मेरा काम यूनिक क्यों है, यहाँ आपको क्या करना है उसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गया, जो आप प्रपोजल जो टॉपिक सिलेक्ट किए उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप कौन से मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप कौन से टेक्निक्स यूज करने वाले, आप प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, लैब वर्क है, आप जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप यूज करने वाले हैं, काय स्कोर यूज करने वाले हैं या जो भी यूज करने वाले हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है प्रपोजल में उसको मेंशन करना है। देन द काइंड्स ऑफ कंक्लूजन एक्सपेक्टेड एंड देयर पॉसिबल वैल्यू, और आपको एक्सपेक्टेड कंक्लूजन दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि मुझे लगता है कि मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है इसका रिसर्च कंप्लीट होने के बाद मुझे अंदाजा ये लगता है कि मेरे रिजल्ट्स ये हो सकते हैं, ये चीजें पॉसिबिलिटी है कि ये चीज हो सकता है कि इसका ये रिजल्ट मिलेगा और इस रिजल्ट के बेनिफिट क्या होंगे। फिर उसके बाद आपको बताना प्लान ऑफ रिसर्च। प्लान ऑफ रिसर्च में आपको ये दिखाना है कि जो कमिंग 3 इयर्स में आप किस तरह काम करने वाले हैं। फर्स्ट 6 मंथ में आप क्या करेंगे, सेकंड 6 मंथ में आप क्या करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्योंकि मिनिमम आपको 3 इयर्स आपको चाहिए। तो आप आने वाले टाइम में ये आपका पूरा इंटायर रिसर्च वर्क आप कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करने वाले हैं और कौन से महीने में क्या करने वाले हैं। तो हम उसको क्वार्टरली भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 मंथली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्लान ऑफ रिसर्च में एक ये भी देना है
उसके लिए आपको यहाँ पे टेंटेटिव चैप्टर्स भी देना प्लान ऑफ रिसर्च में। आपको ये दिखाना है कि आपके थीसिस में कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स में का नाम क्या रहने वाला है, और ब्रीफली उस चैप्टर में आप क्या मेंशन करने वाले हैं। और लास्ट में हो गया बिब्लियोग्राफी। आपने प्रपोजल बनाने के लिए जितना भी वर्क कंप्लीट किया हुआ है, इस इंटायर प्रपोजल को बनाने के लिए आपने जो बुक्स मटेरियल्स को यूज किया है उसकी बिब्लियोग्राफी भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसी तरह आपका ये जो रिसर्च प्रपोजल, मैं आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में कह रहा हूँ कि रिसर्च प्रपोजल आपको जो बनेगा दैट विल बी मैक्सिमम 6 to 8 डबल स्पेस A4 साइज पेजेस, मैक्सिमम 6 से 8 पेजेस का ही रखना है। ये पीपीटी आपकी ज्यादा हो सकती है। मैं आपको ये जो गाइडलाइंस दे रहा हूँ दैट इज फॉर द प्रपोजल। आप जब प्रपोजल बनाएंगे तो वो मैक्सिमम 6 to 8 पेजेस का होता है। हालांकि इतने कम पेजेस में प्रपोजल बनता नहीं है, हालांकि बन भी जाता है लेकिन हम जस्टिफिकेशन इतना नहीं कर पाते, तो आमतौर पे इससे मैक्सिमम साइज भी होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप जब प्रेजेंटेशन के टाइम पे जाएंगे तो आपको पीपीटी के साथ में, प्रेजेंटेशन के साथ में ये रिसर्च प्रपोजल भी आपको साथ में लेके जाना, आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए जो पेजेस हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं 15, 20, अबाउट 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है गाइड उसमें कुछ रिवीजन करने के बोले तो हम उसको रिवाइज भी बाद में आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है रिसर्च प्रपोजल का एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस से 6 to 8 पेजेस है, इससे ज्यादा भी पेजेस आपके उसमें हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीजें हैं कि आपको रिसर्च टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है, ये एक बहुत अहम चीज है। उसी तरह दो बातें हैं, मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ में एक टिप में देता चलूं मैं कि टॉपिक है, मैं भी जैसे यूनिवर्सिटी का रिसर्च गाइड हूँ, आपको पीएचडी रिसर्च में आपको ये चीज ध्यान रखना है, आप जितना खुद काम से, जितना ज्यादा रिसर्च का खुद काम करोगे, गाइड को आप जितना ज्यादा रेडीमेड काम करके बताओगे, गाइड आपसे उतना सेटिस्फाइड होगा। जैसे मैंने कहा है कि होता है जनरली ऐसा है, जैसे मैं भी गाइड हूँ, डायरेक्टली कैंडिडेट आते हैं, सर मुझे क्या रिसर्च करना है, उनका कोई प्रिपरेटरी वर्क होता ही नहीं। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन पहले खुद होना चाहिए। अगर आप गाइड से मिलने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप कोई टॉपिक लेकर जाओ। लेकिन जनरल ऑब्जर्वेशन ये होता है, मैं उसी स्टूडेंट को, मैं एज ए गाइड कह रहा हूँ, मैं उसी स्टूडेंट को प्रिफर करूंगा जो कि पहले से कोई ना कोई प्रिपरेटरी वर्क किया हुआ है। और हम ज्यादातर क्या करते हैं, डायरेक्टली गाइड के पास जाते हैं, सर पीएचडी करना है, मैं क्या करूं, तो फिर वो सोचता है कि तुम रिसर्चर कैसे बनने वाले हो, हम तो पीएचडी करने जा रहे हैं, दैट मींस वी आर गोइंग टू बिकम अ रिसर्चर, तो हम रिसर्चर कैसे बनेंगे। तो पहले हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज किए हुए हैं, आपको उसको क्या करना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है कि मैं अगर ज्योग्राफी कर रहा हूं तो मुझे पॉपुलेशन एरिया, मुझे लगता है पॉपुलेशन जो सब्जेक्ट है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं केमिस्ट्री कर रहा हूं तो मुझे लगता है नैनो टेक्नोलॉजी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जू कर रहा हूं तो कौन से एनिमल्स की मुझे स्टडी करनी है। उसी तरह जितने भी टॉपिक्स आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए और इसमें आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए हुए रहने चाहिए, ये गाइड आपको प्रीफर करेगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अनऑफिशियली मैं आपको ये भी कहूंगा कि वहां जब होता है कि गाइड के कुछ रिलेशन के भी लोग हो जाते हैं तो वो उनको चूज कर लेता है, चाहे उनका प्रपोजल आगे पीछे हो। लेकिन एज ए गाइड जब वो आपका प्रेजेंटेशन देखेगा कि आपने प्रपोजल के वक्त ही बहुत सारा काम कर लिया है, आपने प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्टली किया हुआ है, हर चीज आपकी परफेक्ट तरीके से है, तो वो सारे चीजों को साइड में हटाएगा और अच्छे कैंडिडेट को लेगा। क्योंकि एज ए गाइड मैं आपको कह रहा हूं कि मैं भी चाहता हूं कि मुझे ऐसा कैंडिडेट मिले जो कि रिसर्च अच्छी तरीके से करे। देखो इसमें जब गाइडशिप होती है तो कैंडिडेट से या यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइड को कोई एडिशनल जो है कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलते। सिर्फ गाइड का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो कैंडिडेट रिसर्च करता है उसके रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं, हर जगह कैंडिडेट के साथ में गाइड का नाम आता है। जब अच्छा रिसर्चर मिलेगा तो जब वो पेपर पब्लिश करेगा, कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पब्लिश होंगे तो उस वक्त तो वो गाइड का भी नाम आएगा, तो उसको रेडीमेड सारी चीजें मिल जाती है। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि गाइड से मिलने के वक्त, मिलने से पहले आपको क्या करना है, पहले खुद ने प्रिपरेटिव वर्क करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टॉपिक को सिलेक्ट किस तरह करना है, आपका रिसर्च टॉपिक आपको क्या चूज करना है। सबसे पहली चीज है सर्च ऑन योर ओन। मैं आपको ये प्रिफर करूंगा पहले आप खुद से ढूंढिए। मैं आपको ये कोई टिप्स दूंगा कि आप किस तरह इसे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट प्रोसेस में ये है कि मीट पर्सनली टू द गाइड। आपको लगता है कि आपने जो रिसर्च सेंटर सिलेक्ट किए हैं वहां पर जाओ, जितने भी गाइड्स अवेलेबल है उनसे आप मिलो, उनसे आप गाइडेंस लो कि सर मुझे पीएचडी का आप टॉपिक बताइए मुझे प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो वो भी चीज आपको बता सकते हैं। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि सर्च ऑन योर ओन आप किस तरह आपके खुद के टॉपिक को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज की गाइडेंस करूंगा।
तो उसी तरह अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो वेबसाइट्स आपके सामने देख रही है, एक तो शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया। देखिए कोई भी जो आपको जो काम करना है स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। जैसे मैंने आपको अभी बेसिक स्टेप दिखा दिया है क्या है नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या होने वाला है। एक तो आप गाइड को भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप जब गाइड से मिलने जाओ तो आप कोई ना कोई काम करके लेकर जाओ। अभी मैं आपको जो पहला प्रोसेस ये दिखाने वाला हूँ, आपके सामने देख रहे हैं, आपके सामने दो वेबसाइट दी हुई है, एक तो शोध गंगा दिख रहा है, एक तो शोध गंगोत्री हो गया। ये जो दो वेबसाइट ऐसी हैं जहां पे आपको जो है टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं शोध गंगा एक वेबसाइट ऐसी है, दैट इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस। एक ऐसी वेबसाइट है गवर्नमेंट की यूजीसी के जहां पे आप रिसर्च प्रपोजल आप देख सकते हैं, सिनॉप्सिस देख सकते हैं, जो ऑल इंडिया रिसर्च हो रहा है, जो रिसर्च प्रपोजल पे काम हो रहा है, जिन्होंने रिसर्च प्रपोजल यूनिवर्सिटी में सबमिट किए हुए, उसकी ये वेबसाइट है। आपको जो मैं आपको ये वेबसाइट इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको देखना है और वहां से कॉपी कर लेना है। मैं आपको ये वेबसाइट इसके लिए दिखा रहा हूँ आपको आइडिया लेने के लिए कि रिसर्च प्रपोजल होता किस तरीके से है और टॉपिक किस तरह सिलेक्ट किया गया। जिस तरह मैंने कहा कि अगर बाय चांस आपको बाजार में जाना है, आपको बैग परचेस करना है, आप क्या करेंगे, 4 दुकान में पहले आप जाएंगे, देखेंगे फिर ये कौन सा फिर आपको लगेगा, कोई चूज लगता है कि ये बैग अच्छा है तो फिर उस तरह आप बना सकते हैं। उसी तरह मैं आपको यहाँ टॉपिक सिलेक्ट करने में आप 4 अलग अलग रिसर्चर अलग अलग टॉपिक्स को देखिए। जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफी में बाय चांस आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको पॉपुलेशन एरिया में करना है, इसमें देखिए कि ऑल इंडिया लेवल पे पॉपुलेशन पे कौन क्या क्या स्टडी कर रहा है। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन जयपुर सिटी, आपको लगता है ये टॉपिक आपको यहाँ पर मिल गया है क्या, जयपुर सिटी में जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड एक स्टडी हो रही है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स को यूज किया है, बहुत सारी स्टडीज किया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन पुणे, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन नासिक, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च को थोड़ा सा उनसे आइडिया लेकर हम क्या कर सकते हैं, बेसिक वर्कों को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह नीचे नेक्स्ट वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस पे डायरेक्टली थेसिस अवेलेबल है। थेसिस यानी कि जब आपका जब पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी में जो थेसिस सबमिट करोगे, तो जो थेसिस आप सबमिट होती है, सभी थेसिस ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्सिटी की हर थेसिस यहाँ पे आप अवेलेबल होती है। दैट इज शोध गंगोत्री वेबसाइट है। मैं अभी आपको ये दोनों वेबसाइट जो है बताते चलता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेबसाइट मैंने अभी ओपन किया है शोध गंगा। शोध गंगा आप देख रहे हैं यहाँ पे पीएचडी थीसिस अवेलेबल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी थीसिस अवेलेबल है, 31,09,899 इतनी थीसिस अवेलेबल है। ये सिनॉप्सिस दिया हुआ है, उसी तरह रिसर्च प्रपोजल भी, रिसर्च प्रोजेक्ट जो होते हैं वो भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम भी देख रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी आप सर्च करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। हम एग्जांपल देख लेते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का। मैं आपको ये जो दो वेबसाइट सिर्फ इसके लिए दे रहा हूँ, आपको एक गाइडेंस के लिए, समझने के लिए, आपको ये समझने के लिए, आपको सिर्फ ये समझने के लिए कि टॉपिक क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, थीसिस किस तरह लिखी जाती है। जब आप गाइड से मिलोगे या ये सारी चीज स्टडी करके जाओगे तो गाइड को लगेगा कि नहीं, बंदे ने कोई ना कोई तो काम किया हुआ है, तो आपको सिलेक्ट करने के लिए भी, चूज करने के लिए, क्योंकि वो रिजल्ट ज्यादा लगने से कंपटीशन इस बार ज्यादा है। इसीलिए अभी कंडीशन इससे पहले ऐसी होती थी कि जो कैंडिडेट इतने कम होते थे तो गाइड का ये रहता था जो मिल गया मिल गया, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब कंपटीशन रहेगा तो गाइड ये सोचेगा कि उसको अच्छी से कैंडिडेट, अच्छे से अच्छा कैंडिडेट मिले। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्कवर, यहाँ सब्जेक्ट वाइज आप देख रहे हैं, उसी तरह ईयर कंप्लीटेड है, कौन से ईयर में हुआ है, लैंग्वेजेस में आपको दिख रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं केमिस्ट्री, तो जितने सब्जेक्ट वाइज आप सर्च करना चाहें तो ईयर वाइज, हर यूनिवर्सिटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारी थीसिस यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ हम सर्च कर सकते हैं। अभी कुछ वेबसाइट मेरे ख्याल से फंक्शनिंग नहीं कर रही है प्रॉपर्ली। दूसरी वेबसाइट हम जब तक देख लेते हैं, शोध गंगोत्री।
यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल्स मिलेंगे और सिनॉप्सिस मिलेगी जो यूनिवर्सिटीज में सबमिट की जाती है। यानी ऑल इंडिया आप देख रहे हैं सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे मिलेंगे जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं आपको ये जो सारी चीजें दिखा रहा हूँ ये आपको वहां से कॉपी करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि रिसर्च प्रपोजल बनते किस तरीके से। और ये जो सारे जो रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे अवेलेबल है दैट इज अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल, जो कोई यूनिवर्सिटीज में डीआरसी और सारी कमिटीज ने उनको ऑलरेडी अप्रूव कर चुका हुआ है वो सारे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो जो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज का नाम दिख रहा है वहां से आप जाके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वहां सर्च किया, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वहां जाके चूज कर सकते हैं, टॉपिक को वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह टाइटल से मैं भी सर्च करता हूं, मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल वाइज यहाँ पे थीसिस दी हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको लगता है टाइटल आपको जो जो भी टॉपिक सिलेक्ट करना है, जैसे अगर बाय चांस मैंने कोई एक थीसिस ओपन करके हम देखते हैं, हम ये देखिए कोरिलेटिव स्टडी ऑफ पूल्स रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ये 10 साल की एक स्टडी दी हुई है। अब बाय चांस अब मैं इसे थीसिस को ओपन करता हूं, मैं आप थीसिस को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं नीचे ये थीसिस के सभी चैप्टर्स आपको मिलेंगे, चैप्टर 1 से लेकर आप जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं सारे जो चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। आप 1 चैप्टर को ओपन करके देख सकते हैं, आपको समरी देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। ये थीसिस है, मतलब जिन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करके थीसिस सबमिट कर दिया है, अब उन्होंने देख सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, आपको इंटरेस्ट एरिया पहले तो आप देखिए, जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे इस वेबसाइट पे, जितनी ज्यादा थीसिस को आप रीड करोगे उतना अच्छा आपको टॉपिक सिलेक्ट करने को मिलेगा और उतना अच्छा आप आगे काम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह सर्च का भी ऑप्शन है, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का मैंने आप यहाँ पर लिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है प्रपोजल्स के ताल्लुक से, आप टाइटल्स में जाएंगे तो टाइटल से यहाँ से सारे प्रपोजल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। एक ये ले लेते हैं, एक मैं सैंपल प्रपोजल आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है ये प्रपोजल्स का टॉपिक। देखो मैंने आगे आपको दिखाया था कि आपको जो दिखाना है प्रपोजल बनाना है वो आप देखिए ये प्रपोजल पे टॉपिक दिया हुआ है कि आपका टाइटल पेज इस तरह होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये टाइटल पेज का फॉर्मेट लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में सेम होता है, आपको इस तरह टाइटल को यूज करना है, एक ये चीज हो गया। उसी तरह इंट्रोडक्शन में इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखने के बाद प्रपोजल को एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, जहाँ आपके हो सकता है लैंग्वेज इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ जब आप आपका प्रपोजल फाइनलाइज कर लेंगे एक अच्छे इंग्लिश टीचर को देख के उसको आपको करेक्शन करवाना है, प्रूफ रीड कराना है, सारी चीजें चेक करवाना, आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें लिखी हुई है, लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि इन बंदे ने ये सारी चीजें लिखी हुई है और ये रेफरेंसेस को उसने एडिशन किया हुआ है। तो हर एक टॉपिक यहाँ पे दिया, ऑब्जेक्टिव दिए हुए, देखो वर्क प्लान एंड मेथोडोलॉजी, मैंने आपको कहा ये मेथोडोलॉजी आपको ज्यादातर अभी फिलहाल जो काम आएगा वो आएगा शोध गंगोत्री। ज्यादातर शोध गंगोत्री में आप जितना ज्यादा उसमें रिसर्च करोगे उतने टॉपिक आपको मिलेंगे। आप देखिए 1 पेज के अंदर वर्क प्लान एंड मेथोडोलॉजी उसने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह वो फार्मेसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि किस तरह वो इंटायर रिसर्च कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आप यहाँ से शोध गंगोत्री से इजीली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं, ये सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं पीपीटी पर। ये 2 चीजें मैंने आपको एक अभी प्रिपरेटिव वर्क मैंने दे दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू मेक अ प्रपोजल, कि आपको प्रपोजल किस तरह बनाना है, वो किस तरह लिखना है, टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं आपको फिलहाल एक सेशन में और कंडक्ट करूंगा जो कि नेक्स्ट रहेगा कि प्रपोजल आपको किस तरह बनाना है, टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल मैं आपको एक होमवर्क ये देता हूँ कि मैंने जो 2 वेबसाइट दिखाई हुई है इसके ऊपर आप वर्क करके आप आपके जो इंटरेस्ट का टॉपिक लगता है उसको आप चूज कीजिए और एक ब्रीफ प्रपोजल आप बनाने की कोशिश कीजिए।
तो एक ये चीज है। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊंगा कि प्रपोजल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या क्या वर्क करना है, इन चीजों पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आज के सेशन के लिए तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।